मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम बेटा हम कर रहे हैं क्लास 6 में हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 लिंग। तो लिंग है वो संज्ञा का विकार है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो विकार किस किस कारण से आता है? लिंग, वचन और कारक के कारण। तो पहला हम चैप्टर है हमारा चैप्टर 9 संज्ञा के विकार में लिंग। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें 3 कारणों से विकार आता है, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग क्या है? कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध चले उसे लिंग कहते हैं। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, दादी जी धूप सेक रही हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापिका लिख रही हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में क वर्ग के यानी क वर्ग ये वाला क वर्ग है कि चित्र पुरुष जाति से संबंधित है, जबकि ख वर्ग है वो चित्र है वो स्त्री जाति से संबंधित है। इससे संबंधित वाक्यों में रंगीन शब्दों में उनके पुरुष जाति और स्त्री जाति होने का बोध हो जाता है। ऐसे शब्दों को ही लिंग कहते हैं। लिंग के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। कि जब लिंग बदलता है तो क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, अध्यापक पढ़ा रहा है, तो रहा है आ रहा है, और यहाँ पर अध्यापिका लिख रही है, तो यहाँ क्या आ गया? लिख रही है। जैसे नौकर खाना पका रहा है, अगर इसका नौकर की जगह नौकरानी करेंगे तो क्रिया भी बदल जाएगी, नौकरानी खाना पका रही है। बहन स्कूल जा रही है, भाई स्कूल जा रहा है, लड़का हंस रहा है, लड़की हंस रही है। अब है लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, घोड़ा, ग्वाला, बंदर, हाथी, पुरुष, चाचा, पिताजी, शेर, भाई आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, घोड़ी, ग्वालिन, बंदरिया, हथीनी, स्त्री, चाची, मोरनी, शेरनी, बहन आदि। लिंग की पहचान कैसे करेंगे? प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग प्राकृतिक होता है। जो प्राणीवाचक हैं उनमें जो सजीव हैं उनके अंदर जो लिंग है वो प्राकृतिक होता है। जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, हाथी, हथीनी। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में व्याकरणिक लिंग होता है। जैसे कमरा, पंखा, कागज आदि को पुल्लिंग तथा मेज, दीवार को स्त्रीलिंग माना जाता है। पदनाम सदा पुल्लिंग होते हैं, चाहे उन पदों पर बैठा हुआ पुरुष हो या फिर स्त्री। जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, डॉक्टर, वकील आदि। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्राणीवाचक हैं यानी जो सजीव है, लिविंग थिंग है, वो तो क्या होंगे? आपके प्राकृतिक ही होंगे, यानी लड़का, लड़की, माता, पिता। जो अप्राणीवाचक हैं उनमें व्याकरणिक लिंग, जैसे पंखा, कागज, ये हो गए पुल्लिंग। तो इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? इनको मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो इसके लिए आपको क्या करना, आप जब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो क्रिया होगी वो इसी के आधार पर होगी। कि अगर स्त्रीलिंग होगा तो वो उसके आधार पर, जैसे इसको हम 2 तरह से करते हैं कि लिंग की पहचान क्रिया के द्वारा और विशेषण के द्वारा। जैसे हमने करा बड़ा कमरा, तो कमरे के आगे विशेषण क्या आया? बड़ा, तो बड़ा क्या हो गया? पुल्लिंग। ऐसे ही पंखा चल रहा है, तो रहा है आएगा, तो क्या हो गया? इसके अंदर पुल्लिंग आ गया। ऐसे मेज टूट गई, तो गई आ गई, तो क्या हो गया? इसके अंदर स्त्रीलिंग। इस तरह से हम इनकी पहचान करेंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, आर, पा, पन, न आदि आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, आर, पा, पन आते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ, मोटा, लोटा, छाता, सोना, लोहा, बुढ़ापा, न लेखन, लेन देन, आओ, चढ़ाओ, बहाओ, पन, बचपन, पागलपन, आर, सुनार, लुहार। देशी पहाड़ों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, हिमालय, हिंद महासागर। पेड़ों के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, नीम, बरगद, आम। द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल। शरीर के कुछ अंग हैं वो पुल्लिंग होते हैं, सभी नहीं होते। सिर, मस्तक, कान, नाक, मुंह, गला आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम है कि जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट आते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ई जिसके अंत में आया हंसी, चांदी, नदी, बोली,
इया से लुटिया बिटिया लटिया, आई महंगाई हंसाई बुलाई भलाई बुराई, आवट से सजावट थकावट, ता से शत्रुता सुंदरता मित्रता लघुता, आहट घबराहट चिकनाहट मुस्कुराहट। नदी तिथि भाषा बोली के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम है वो स्त्रीलिंग ही होते हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी। भाषाओं के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू पंजाबी। तिथि पूर्णिमा अमावस्या तृतीया, बोली भोजपुरी राजस्थानी हरियाणवी आदि। नित्य पुल्लिंग यानी सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं, जैसे कौवा तोता खटमल मच्छर भालू गेंडा आदि। नित्य स्त्रीलिंग वाले की जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती हैं, जैसे मक्खी कोयल मछली छिपकली चील मैना आदि। कि ये शब्द क्या है कि जैसे कौवा है वो हमेशा पुल्लिंग में ही आता है, अगर हमको स्त्रीलिंग बोलना होगा तो हम ये कर देते हैं नर कौवा मादा कौवा। ठीक है, आगे है लिंग परिवर्तन के नियम कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में ए को आ करके शिष्य का शिष्या, छात्र छात्रा, वृद्ध वृद्धा, प्रिय प्रिया, पुत्र। अब आ का ई करके पुत्र पुत्री, दास दासी, लड़का लड़की, बकरा बकरी। आ का इया करके चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, डिब्बा डिबिया, बेटा बेटियां। इन करके सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, धोबी धोबिन। आइन करके ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन। ऐसे ही इका अक का इका करके गायक गायिका, सेवक सेविका, आनी देवरानी, देवर का देवरानी। इस तरह से इका करके गायक गायिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, बालक बालिका। मति का वती करके श्रीमान श्रीमती, वान श्रीवान, भगवान भगवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती, धनवान धनवती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती। कुछ विशेष शब्दों के स्त्रीलिंग रूप हैं आदमी औरत, विधुर विधवा, भेड़िया मादा भेड़िया, कौवा मादा कौवा, पिता माता, कवि कवित्री, सम्राट साम्राज्ञी, राजा रानी। अब है आपके यहाँ पर कि दोहराने के बिंदु हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द हैं वो सदा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति डॉक्टर मंत्री आदि। कुछ शब्दों के लिंग परिवर्तन में पूरा स्वरूप बदल जाता है, जैसे सम्राट साम्राज्ञी। कुछ में लिंग परिवर्तन के लिए नर मादा का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर खरगोश मादा खरगोश। तो ये चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है। कल करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have completed our exercise of chapter number 5, the Vedic age, and in today's class we have revised the short and long question answer of this chapter. So let we continue our today's class with the short question answer of this chapter. Our first short question is, who were the Aryans? कि आर्यंस कौन थे? Aryans were cattle herder from Central Asia and they migrated to India in search for pastures. कि जो आर्यंस हैं वो जो कैटल हर्डर्स थे जो मध्य एशिया से आए थे और ये भारत एंड दे माइग्रेटेड टू इंडिया और ये भारत के अंदर आ गए सर्च फॉर पॉस्चर्स चारागाह की तलाश में। सेकेंड क्वेश्चन, विच गॉड्स वर वर्शिप्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर कौन से भगवान की पूजा की जाती थी? द अर्ली वैदिक पीपल वर्शिप्ड नेचर गॉड्स एंड गॉडेस। कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के पीपल थे वो प्राकृतिक देवी और देवता को पूजते थे। ठीक है। थर्ड, नेम सम ऑफ द फूड्स एंड ड्रिंक्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में क्या खाना और क्या पिया जाता था? तो आंसर इज द अर्ली वैदिक पीपल एट सिंपल फूड लाइक मिल्क, बार्ले, cereals, grains, घी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एटसेट्रा। कि अर्ली वैदिक पीरियड के लोग सिंपल खाना खाते थे, जैसे दूध, बार्ले, cereals, ग्रेन्स, घी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन ड्रिंक्स सोमा एंड सूरा वर कंज्यूम्ड।
और पीने के उसमें सोमा और सूरा पिया जाता था। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द 4 आश्रम्स इन ए पर्सन्स लाइफ, कि एक व्यक्ति के जीवन में कौन से 4 आश्रम हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 आश्रम्स, कि व्यवसाय के आधार पे मतलब काम के आधार पे समाज को 4 भागों में 4 आश्रम में बांटा हुआ था। फर्स्ट, ब्राह्मण जो पूजा पाठ का काम करते थे, क्षत्रिय जो लड़ाई झगड़े का काम करते थे, जो किसी से लड़ाई लड़नी है तो वो काम करते थे, वैश्य जो जमींदारे का या व्यापारी का काम करते थे, और शूद्र जो इन तीनों की सेवा करते थे। फिफ्थ, व्हाट वर द चेंजेस इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन द लेटर वैदिक पीरियड, कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर धार्मिक रूप से क्या परिवर्तन आया। रिलीजन बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव विद द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड सेक्रीफाइसेस, कि जो धार्मिक काम थे या जो धार्मिक रीति रिवाज थे वो महंगे हो गए थे और कठिन भी हो गए थे। यज्ञ और जो बलि वगैरह सेक्रीफाइसेस जो होने लगी थी उनके कारण। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा, कि ऋग्वेद की इम्पोर्टेंस बताइए। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेद, कि ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है। जो 4 वेद हैं अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन सारों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। द ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच हैड कंपोज्ड इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, कि ऋग्वेद के अंदर प्रेयर्स का कलेक्शन है, ठीक है, प्रार्थनाओं का कलेक्शन है, जो किसके सम्मान में गाई जाती हैं, किसके सम्मान में लिखी गई है, हिंदू देवी और देवताओं के सम्मान में जो प्रेयर्स लिखी गई हैं वो ऋग्वेद में कलेक्टेड हैं। द टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स और मंडल्स, और जो ऋग्वेद है वो 10 किताबों या मंडल्स में बटा हुआ है। इट कंटेन 1028 हाइम्स, इसके अंदर 1028 हाइम्स हैं। सेकंड, कंपेयर द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली एंड द लेटर वैदिक पीरियड, कि जो प्राचीन पॉलिटिकल लाइफ है और कंपेयर द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली एंड द लेटर वैदिक पीरियड, की 2 वैदिक पीरियड हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड है, एक लेटर वैदिक पीरियड है, तो दोनों की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको हमें कंपेयर करना है। तो अर्ली वैदिक पीरियड ट्राइबल कल्चर वॉज फॉर्म, कि यहाँ पे ट्राइबल कल्चर फॉर्म्ड है। अब यहाँ पे दूसरा है कि यहाँ पे पहले में तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है यहाँ पे तो आदिवासी रूप है, ट्राइबल कल्चर है, जबकि जो लेटर वैदिक पीरियड है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम्स है, यहाँ पे राज्यों का साम्राज्यों की स्थापना हो चुकी है। सेकेंड, हेड ऑफ द ट्राइब कॉल्ड राजन हु प्रोटेक्टेड द ट्राइब फ्रॉम एनिमीज, कि ट्राइब का राजा या हेड राजन होता है जो अपने ट्राइब को, अपनी जनजाति को दुश्मनों से बचाता है। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी हु प्रोटेक्टेड द किंगडम फ्रॉम एनिमीज, और जो राजा है वो सुप्रीम अथॉरिटी है जो अपने राज्य को एनिमीज से बचाता है। नाउ वी डू द थर्ड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लेटर वैदिक एज, कि लेटर वैदिक एज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है। इन लेटर वैदिक एज द पीपल अडोप्टेड एग्रीकल्चर एंड पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस, कि लेटर वैदिक एज के अंदर लोगों ने एक जगह पे रहना, लोगों ने क्या अपनाया, एग्रीकल्चर करने अपनाया, और एग्रीकल्चर करने के साथ ही उन्होंने एक जगह पे रहना भी स्टार्ट कर दिया। अब वो जगह जगह नोमैडिक लाइफ नहीं जीते थे। पीपल डोमेस्टिकेटेड कैटल, लोगों ने पशु पालना स्टार्ट कर दिया। यूज़ ऑफ आयरन एंड कॉपर लाइक प्लग एंड वेपन, कि आयरन और कॉपर के हथियार जो बनाए जाते थे वो क्या थे, कि जैसे हल है या कोई हथियार है। लेदर मेकिंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, कि लेदर बनाना, कारपेंट्री जो लकड़ी का काम होता है, ज्वेलरी मेकिंग ज्वेलरी बनाना। वर सम क्राफ्ट्स फ्लोरिस्ट दैट टाइम, कि इस टाइम पे जो कुछ कला समृद्ध हुई वो है कि जैसे कि लेदर बनाना, कारपेंट्री का काम करना, ज्वेलरी बनाना,
ये कुछ इस टाइम पे कला जो समृद्ध हो रही थी, जो फल फूल रही थी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स एज वेल एज ट्रेड, कि जो अर्बन सेंटर्स हैं उनका वृद्धि हो रही थी और उनका विकास हो रहा था जैसे जैसे व्यापार, एज वेल एज ट्रेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा था वैसे वैसे अर्बन सेंटर्स का भी विकास हो रहा था। फोर्थ क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनामगोन। इनामगोन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है हमें। इनामगोन इज ए कैलकोलिथिक साइट विच हैज़ बीन डेटेड बिटवीन 1700 BCE एंड 600 BCE, कि इनामगोन एक कैलकोलिथिक साइट है जो 1700 BCE से 600 BCE के बीच में थी। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोड विच इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर भीमा, कि ये कहाँ पे है, ये गोड नदी के रिवर पे बनी हुई बसा हुआ गांव है ये, या साइट है जो एक ट्रिब्यूटरी है, एक शाखा है भीमा नदी की। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रैक्टिसाइजेज, कि यहाँ पे जानवरों का डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर भी होती थी, कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन होता था एनिमल्स का और एग्रीकल्चर भी होती थी। टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड कॉपर हैव ऑल्सो फेमस, कि टूल किस किस चीज़ के बनाए जाते थे, स्टोन के और कॉपर के। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर मेगालिथ्स, कि मेगालिथ्स क्या होते हैं। मेगालिथ्स लिटरेरी मीन लार्ज स्टोन, कि मेगालिथ का क्या मतलब होता है कि बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े। सम कम्युनिटीज देयर existed a distinct style of burial in which the dead body was buried in large stone grave, कि कुछ समुदाय ऐसे थे जिन उनके जो मरे हुए लोग थे उनकी बॉडी को दफनाने के लिए इन पत्थरों को की कब्र बनाते थे। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको पिक्चर में दिखाया भी था कि बड़े बड़े जो टुकड़े हैं पत्थरों के, उनसे उन्होंने ब्यूरिल बनाए हुए हैं, दफन करने वाली कब्र बनाई हुई है। दीज ब्यूरिल्स आर नोन एज मेगालिथ्स और मेगालिथिक ग्रेव्स, और इन ब्यूरिल्स को जाना जाता है मेगालिथ्स के नाम से या मेगालिथिक ग्रेव्स के नाम से, कि वो जो ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे मान लो ये बड़ा सा पत्थर है, ये पत्थर है तो इसको अंदर से कट किया जाता है ऐसे, और इसके अंदर फिर दबाया जाता है और इसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता है ढक्कन के रूप में। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये मेगालिथिक ग्रेव्स होती हैं। नागपुर महाराष्ट्र में और मस्की कर्नाटका में ये फेमस हैं मेगालिथ्स के लिए। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द फिफ्थ चैप्टर ऑफ history very well. You revise it again for your SA1 examination. Thank you. Have a nice day. Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. So in today's class we'll discuss about exercise 1.5, that is board mass rule. ठीक है, तो board mass rule क्या है हमारे पास यहाँ पे BODMAS, here we have board mass. B stand for bracket, और bracket हमारे पास तीन टाइप की होंगी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ठीक है, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट होती है और ये सबसे स्मॉल, ये क्या होती है बिगर, ये स्मॉलर, और ये मिडल जिसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है डिवाइड जो करते हैं, ये सिंबल हो जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्रॉस, और यहाँ पे एडिशन प्लस, और ये क्या है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी हम सोल्व करेंगे वहां पे क्या होगा, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट्स में भी क्या रूल होते हैं, सबसे पहले सोल्व होती है उसके अंदर वाली ब्रैकेट, देन उसके बाद अगर ये ब्रैकेट भी दिखे तो पहले ये सोल्व होगी और देन उसके बाद ये ब्रैकेट सोल्व होती है। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रैकेट्स ना हो तो ऑफ, अगर दिखे तो ऑफ पहले होगा सोल्व। ठीक है, अगर ये दोनों ना दिखे तो उसके बाद क्या होगा, डिवीजन में जाएंगे, डिवीजन एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऐसे सोल्व होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है 18 minus 10 multiply 7 plus 3 plus 4 minus 5 into 2, यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ब्रैकेट्स ढूंढो। सबसे पहले ब्रैकेट्स है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये वाली तो इससे बिल्कुल अलग है, तो इसको सोल्व कर दो सिंपली। यहाँ पे 8, आगे इसका आंसर मल्टीप्लाई साइन उसके साथ। ठीक है, लिख दिया। अब ये कर्ली ब्रैकेट हमारे पास है। ठीक है,
इस कर्ली ब्रैकेट में भी एक और ब्रैकेट है जो कि कौन सी हमारे पास, स्मॉलर ब्रैकेट। तो कौन सी सोल्व होगी, पहले इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉलर है उसको सोल्व करेंगे। तो क्या लगाओ, पहले तो कर्ली ब्रैकेट, ये 7 ब्रैकेट के बाहर है इसीलिए इसको एज इट इज रहने दो। अब यहाँ देखो इसमें क्या है हमारे पास, पहले कौन सा सोल्व होगा, यहाँ सिंपल ऑपरेशन है ना, क्या है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले कौन सा होता है, कौन सा आता है, एम आता है पहले, मतलब मल्टीप्लीकेशन सोल्व करना है आपको। तो यहाँ हो गया 3 + 4 और माइनस का हो गया 10, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज रहेगी। यहाँ 8 मल्टीप्लाई, ये कर्ली ब्रैकेट अभी भी है क्योंकि यहाँ पे अंदर ब्रैकेट है तो इसीलिए हम कर्ली ब्रैकेट को सोल्व अभी नहीं कर रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा 7 प्लस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये वैल्यूज बन गई, ठीक है। इनमें क्या हो जाएगा, 3 में 4 ऐड करो, ये तो प्लस माइनस में हमारे पास पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। तो 3 में 4 ऐड करो, 7 हो गया। 7 में से 10, क्या हम 7 में से 10 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे आंसर माइनस का आएगा। तो यहाँ माइनस का आंसर आ गया -3 और यहाँ हमने लगा दिया, ठीक है। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7। अब यहाँ देखो ये प्लस है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है आंसर माइनस। तो यहाँ बन गया हमारे पास -3, ये कर्ली ब्रैकेट ना 8। और अब इस कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 और आंसर क्या आ गया 32, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है रूल कि पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में अब हमारे पास पहले वाले में था ये सिंपली कर दिया सोल्व, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई साइन था हमने लिख दिया एज इट इज। यहाँ क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है। तो हमें पता है कि पहले कौन सी सोल्व होगी, ये स्मॉलर ब्रैकेट सोल्व होती है, ठीक है। इस स्मॉलर ब्रैकेट में अब हमने देखा यहाँ पे क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब उन ऑपरेशन में से कौन सा पहले होगा, मल्टीप्लीकेशन सोल्व होता है सबसे पहले। तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन वाले को सोल्व कर दिया, बाकी सबको एज इट इज रखा। 3 + 4 एज इट इज, माइनस साइन था और 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 10, ठीक है। अब ये क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में से दोनों को किसी को भी वो कर सकते हैं। तो पहले हम एडिशन कर दिया, 7 में से 10 माइनस करेंगे, 7 में से 10 माइनस नहीं हो सकते तो हम क्या लगाएंगे, उसके आगे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस का ये प्लस का, तो क्या हो जाता है ओवरऑल साइन माइनस का बन जाता है। ये क्या आंसर आ गया हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट में 4, तो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो कोई ब्रैकेट नहीं दिख रही, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले कौन सा होगा, डिवीजन। डिवीजन में यहाँ देखो 48 को डिवाइड करो आप 8 से, क्या होता है 8 की टेबल में आता है 48, कितना होता है 6 यहाँ पे। तो यहाँ आ गया आंसर 6। आगे वालों को प्लस साइन है, इसका एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई 8 माइनस का 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस मल्टीप्लीकेशन और माइनस, कौन सा पहले सोल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन पहले सोल्व होगा। तो 6 + 5 मल्टीप्लाई 10 40 और -10 हो गया। अब कौन सा सोल्व होगा, एडिशन। 6 में 4 ये करो ऐड 46 और माइनस का 10, कितना आंसर आ गया हमारे पास 36, ठीक है। सिंपली ऐसे ही होते हैं हमारे पास जो भी ऑपरेशंस गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, सो नेक्स्ट में अब हमारे पास यहाँ देखो ब्रैकेट्स नहीं है पहली बार। उसके बाद क्या आता है, ऑफ। ऑफ है यहाँ पे है तो इसी को सोल्व करना है। ऑफ का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, पहले तो ये लिखो एज इट इज हो जाएंगे ये साइन, तो 4/7 और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 14, फिर उसके बाद +8 और ये सब साइन क्या हो जाएंगे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 4/7 और उसका मल्टीप्लीकेशन है 14 से, हमें पता है कैंसिल आउट हो सकते हैं अगर हमें टर्म दिखे, और जरूरी नहीं होता अगर यहाँ पे भी इसका मल्टीपल होता है तो दोनों टर्म्स को एक साथ निकाल सकते एक बार ही। हमने यहाँ 7 करा, 7 2 जा, ठीक है। अब ये नहीं होता कि 7 बन जाए, ये करा और 2 यहाँ पे और कुछ और यहाँ कट रहा था तो उसको भी काट देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। क्या करते हैं हम, एक बार अगर नीचे से एक बार काटे तो ऊपर भी हम एक ही वैल्यू को काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी बार उस वैल्यू काटे और ये भी हो रहा तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे होता है 28 मल्टीप्लाई 40 और अपॉन 7 7 मल्टीप्लाई 7 होता, 7 मल्टीप्लाई 2 होता, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 को करा, 7 को 2 से यहाँ कैंसिल आउट करा, तो अब इसका मतलब ये नहीं ये भी कैंसिल आउट हो रहा तो यहाँ 4 लिख देंगे, नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे 2 से इसको कैंसिल आउट करना है तो 2 बन जाए, इससे होगा ये 28 बच जाएगा क्योंकि इसको अब दोबारा नहीं करना होता। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ कितना बच गया, 16 को मल्टीप्लाई 2 से, डिवीजन यहाँ पे है और ये कितना है 8 आ गया हमारे पास, +8 डिवाइडेड बाय 6 और +7। अब क्या होता है, ऑफ हो गया। अब क्या आता है, सीधा डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन में अब क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई, अब 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या लिख सकती हूँ मैं 2/8। डिवीजन का मतलब ये होता है ना उसके अपॉन में आ जाता है, तो हमने लिख दिया प्लस
यहाँ पे भी 8 को डिवाइड करना है 6, यहाँ पे हो गया ये डिवीजन में, और यहाँ प्लस है 7 हो गई ये नंबर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन में, जब भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होता है तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर प्लस एडिशन में होता है तो हम नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आंसर आ गया यहाँ से 4, प्लस यहाँ देखो ये दोनों फैक्टर्स किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 से, 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो कितना आ गया 4/3 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 7, ठीक है। इसके अलावा कुछ बन रहे हैं नहीं, तो यहाँ क्या कर लो 4 + 7 कितना हो गया 11, और यहाँ पे कितना बच गया 4/3, दोनों से एलसीएम आ सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 हो सकता है, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, क्या रूल होता है, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आंसर आया 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 33, प्लस 3 को डिवाइड करेंगे इससे कितना आएगा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, सो आंसर क्या आ गया 37/3, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट में पहले हमें क्या ढूंढना है, ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद क्या आता है ऑफ है यहाँ पे, तो पहले वही सोल्व होगा, तो बाकी सब एज इट इज साइन हो जाएंगे, 5/9 और इसके साथ ऑफ है मल्टीप्लाई हो गया 18 प्लस का 3/2 ऑफ 6 - 9। अब हमें पता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन में उसके नीचे कुछ दिखे तो हम क्या कर देते हैं, उनको कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा, और यहाँ पे भी दिख रहा है 2 1 जा 2, 2 3 जा, हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में सोल्व होता है जब हमारे पास क्या हो, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टर्म्स हो कैंसिल आउट हो रही हो। यहाँ क्या हो गया 48, उसको डिवाइड किससे करना है, 5 × 2 = 10, नीचे 1 ही है, प्लस यहाँ कितना बचा, यहाँ 1 हो गया नीचे, और ऊपर क्या हो गया 9 और -9। अब ये नहीं है कि 9 को 9 में से माइनस कर देना, अभी देखो पहले क्या सोल्व होता है, पहले डिवीजन सोल्व होता है पहले, तो यहाँ क्या हो गया 48 और उसके अपॉन में कितना आ गया 10, डिवीजन का मतलब होता है कि जो इधर होता है उसको नीचे ले आते हैं। आगे क्या है प्लस 9 और -9 हो गया। अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ सिंपली ये क्या हो गया 0, और ये फैक्टर क्या बन गया 48/10, इसको सोल्व कर लेना। अगर पॉइंट्स में लिखना है तो आपको पता ही है, यहाँ पे दो वैल्यू और यहाँ पे भी 2 है, तो क्या हो जाता है राइट प्लेस से एक वैल्यू छोड़ के हम क्या लगाते हैं डेसिमल, तो 4.8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स वी ट्राई इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, this is for class 6. Students, as you all know, in previous video we started with this chapter simple future tense, and we discussed about the rules and regulations and structure about it. Now I will start with the book exercise based on it. Now let's start with the book exercise, which is on the next page, on page number 78. Now this is the book exercise. Before a book exercise, I am telling you the some points. The going to form. Besides using shall and will, we can also use be going to. Am is are plus going to plus main verb to express simple future tense. हम future tense शो करने के लिए future tense को express करने के लिए हम यहाँ पे देखिए, हम shall और will की प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, be going to. The going to form is used. Going form कब यूज होती है, to discuss a future plan or intention. Okay, when we are discussing about the future plan or intention, जब हम future plan के बारे में डिस्कस करते हैं तब हम going to word यूज करते हैं. To talk about what seems like or certain what when there is something in the present tense is tell us about the future. जो प्रेजेंट टेंस है, जो हमारा भी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, उसको बताने के लिए भी हम गोइंग टू वर्ड यूज करते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, जो कोई काम होने वाला है, कोई एट द पॉइंट पे उस काम को रिप्रेजेंट करेंगे हम, इज गोइंग टू. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन सिंपल फ्यूचर टेंस. First question is complete these sentences with the simple future forms. Now students, I will tell you in the brackets, forms are given, verbs are given in the bracket. You are going to fill this form in this sentence using is, am, are, and this change this verb plus ing. Okay students, now let's start with it. First sentence is it dash in the mountains tomorrow evening. It is
snowing in the mountains tomorrow evening. Okay, you are writing here is snowing. We are using is and ing with the form of verb. Second sentence is listen, there's someone at the door. I के साथ हम क्या लगाते हैं? Am. I am opening the door for you. Open is the verb. We are ing हमने इसमें add किया है. Okay students, next sentence is don't lift that, you are hurting yourself. You are hurting yourself. I am certain you are succeeding in your mission. You के साथ हम क्या पुट करते हैं? are, और verb के अंदर हम क्या करेंगे? ing पुट करेंगे. So we will make it are succeeding in your mission. In your opinion, is she being a good teacher? बी के अंदर हमने ing पुट किया, being हो गया, और यहाँ पे हमने is इसलिए पुट किया क्योंकि this is interrogative sentence and we will start with the interrogative sentences. Okay students, make sure that we are going to put is as a helping verb here. Using helping verb here, हमने यहाँ पे helping verb के तौर पे यूज किया है इसको, और हमने interrogative sentence frame किया है. Okay students, the managers, we are talking about plural, so we are using here are. The managers are not deciding or not decide about the budget until next week. I am submitting my homework on time. Okay students, now let's start with the next exercise. Complete these sentences with will or the going to form. अब हमने going to form के बारे में अभी पढ़ा था, so we will start with it. Will हमें कहाँ यूज करना है और going to कहाँ पे यूज करना है. Now let's start with it. First sentence is there's a knock on the door, that will be the postman. When we are talking about not the future discussion, हमने यहाँ पे future discussion के बारे में बात नहीं की, हमने ये कहा सिर्फ knock कि वहाँ पे कौन है, so we will here use will. Okay. Now next is Sally has a holiday tomorrow. She is going to bake a cake for her grandma. She is her future plan. ये उसका future plan है, so we are using here going. यहाँ पे हमने going to use क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे वो future plan कर रही है, और हमने अभी discuss किया था rules के बारे में कि future plan तब होगा तो हम going to word use करेंगे. Okay students. Now third sentence. Perhaps they dash support you in the election. Perhaps they will support you in the election. I think my sister going to pass the bar examination. She has studied very hard so far. वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग है कि हो सकती है, जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. दैट विल बी द बुक यू आर लुकिंग फॉर. विल, वी आर यूजिंग हेयर विल क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं हो रही. ओह नो, आई थिंक आई एम गोइंग टू स्नीज. अभी स्नीज करूंगी यानी कि छींकूंगी. The phone is ringing and I am taking a bath. Don't worry Anuj, I will answer for you. I will answer for you. Okay students, now on the basis of two exercises are there for simple future tense, as we read yesterday about it, and we done two exercises here are there.
and students, do these exercise in your notebook. This is your homework. And अभी तक हमने इनकी एक्सरसाइजेस नहीं की थी, हमने सिर्फ इनके बारे में पढ़ा था. सो दिस इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू डू इट ऑन योर own. Okay students, thank you everyone. I hope you understand this video and the book exercise also. Do this in your fair notebook. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, nowadays we are just doing our chapter number 9. So in continuing, let us start. Now student, let us start. The next day Shivaji came to the royal court as usual. दूसरे दिन जो है शिवाजी जैसे हमेशा जो है दरबार में आते थे, इसी तरह से वो रॉयल कोर्ट में आए. बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ मालोजी, यानी कि मालोजी के बारे में कोई भी घटना जो है संदेशा नहीं था. मे बी तानाजी वॉज राइट, थॉट शिवाजी. शायद तानाजी सही कह रहे थे, शिवाजी ने सोचा. जस्ट देन, तभी ए सोल्जर केम इन, एक सैनिक अंदर आया. बोइंग टू शिवाजी, झुकते हुए शिवाजी के सामने. ही सेड, उन्होंने कहा. योर मैजेस्टी, देयर्स ए बॉय नेम्ड मालोजी स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड ही वांट्स टू मीट यू. कि महाराज, बाहर एक मालोजी नाम का एक लड़का है जो बाहर खड़ा हुआ है गेट पर और वो आपसे मिलना चाहता है. ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड शिवाजी. शिवाजी ने कहा कि उसे अंदर लेके आओ. When the boy was produced before शिवाजी, अब जब उस लड़के को शिवाजी के सामने लाया गया. He bowed down and said, उसने झुककर जो है शिवाजी को सलाम किया और कहा. योर मैजेस्टी, आई एम हियर एज पर माई प्रॉमिस. कि महाराज, मैं जो है अपने वचन अनुसार निभाने के लिए मैं आ गया हूँ. नाउ यू कैन पुट मी टू डेथ. अब आप मुझे मार सकते हो. कौन से प्रॉमिस उसने की थी शिवाजी से? उसने शिवाजी से प्रॉमिस की थी कि आप मुझे मेरी बीमार माँ से मिलने के लिए इजाज़त दे दीजिए. मैं उनसे अंतिम समय में मिलके आता हूँ और बाद में आकर मैं स्वयं को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा और उसके बाद आप मुझे जो है मौत के घाट उतार सकते हैं. शिवाजी कॉल्ड हिम नियर एंड सेड. शिवाजी ने उसको अपने पास बुलाया और कहा. यू आर वर्दी फॉर ऑनर एंड नॉट फॉर पनिशमेंट. तुम जो है किसके हकदार हो? इनाम के हकदार हो. तुम जो है, तुम्हें तो जो है ऑनर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, ना कि पनिशमेंट. यू आर रियली ब्रेव. तुम जो है वास्तव में ही बहादुर हो. वुड यू लाइक टू ज्वाइन माई आर्मी? क्या तुम मेरी आर्मी ज्वाइन करोगे? There were tears in the eye of the boy. उस लड़के की आंखों में आंसू उमड़ पड़े. He fell down on Shivaji's feet and said. वो शिवाजी के कदमों में गिर गया और कहा और कहने लगा. Your Majesty, it would be the greatest honor of my life. कि महाराज, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है ऑनर, सम्मान होगा मेरी जिंदगी का कि मुझे आपकी जो है सेना में सैनिक के रूप में भर्ती किया जाए. शिवाजी embraced the boy and also arranged a lot of money for his family. और जो है शिवाजी ने उस लड़के को जो है शाबाशी दी और उसे अपनी सेना में, न केवल अपनी सेना में भर्ती किया बल्कि बहुत सारा धन जो है उसकी फैमिली के लिए अरेंज किया ताकि वो अपनी फैमिली को धन दे सके. सो स्टूडेंट, आपने ये स्टोरी पढ़ी. इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि शिवाजी जो है
न केवल एक बहुत ही बहादुर और एक अच्छे इंसान थे जो इंसानों से प्रेम करते थे, बल्कि वो जो है उनको एक एबिलिटी थी उनके अंदर कि वो इंसान को पहचान कर उसकी खूबियों को परख लेते थे। तो इसी तरह से जो है एक छोटे से बच्चे को नादानी समझकर उसको जो है, क्योंकि वो शिवाजी को मारने आया था, तो उसने उसे मौत के घाट ना उतार कर उसको ये देखा कि उसमें कितनी वीरता है कि वो निडर होकर के अपनी बात को एक्सेप्ट कर रहा है और वो मरने से भी नहीं डर रहा। तो उसकी इस खूबी, उसकी ब्रेवनेस, उसकी ट्रूथफुलनेस और उसके करेज को देखते हुए उसको लगा कि ऐसा जो है सैनिक मेरे जो है सेना में होना चाहिए। और उसने उस लड़के को जो है उसकी ब्रेवरी पर, उसकी जो है ट्रूथफुलनेस पर उसको जो है क्या किया, उसको ऑनर दिया और उसे अपने सेना में भर्ती किया और उसकी फैमिली को भी ढेर सारा जो है अरेंज करके पैसे और फैमिली को हेल्प की। तो ये इस स्टोरी में आपने पढ़ा है। सो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, ये वर्ड ट्रेजर है, ये इसको आपको देखना है, आप इसको पढ़िए और इसको हिंदी में मीनिंग जो है जस्ट शॉर्ट आउट इट फ्रॉम द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी और रीडिंग इसकी कीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, एज यूजुअल जैसे मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello student, today's session I Priyanka ma'am revise you some daily uses sentences that you have to use in your daily routine. Okay, so let's start. Student, today's sentences are मुझे एक किताब दी जाएगी. Student, that sentence is in future tense, so you have to use will be or shall be. I will be given a book. स्टूडेंट, आपको एक तो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और आपको सबसे पहला है कि सेंटेंस पता होना चाहिए ताकि आप उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो अच्छे से यूज कर सको। तो मुझे एक किताब दी जाएगी, दैट इज फ्यूचर टेंस, आई विल बी गिवन ए बुक। नेक्स्ट वन इज दूर ले जाओ, टेक अवे। नेक्स्ट वन इज बच्चों को बाहर भेजा गया, चिल्ड्रंस वर सेंट आउटसाइड। जैसे कुछ डिस्कस करते हैं पेरेंट्स जो बड़े लोग होते हैं तो उसमें बच्चों को वो क्या बोलते हैं कि इनको बाहर भेज दो या साइड में बिठा दो। तो चिल्ड्रंस वर सेंट आउटसाइड, ताकि वो लोग इंटरफेयर ना कर सके उसमें। नेक्स्ट वन इज किताबें छापी जा रही हैं, बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। बीइंग का मतलब जो प्रोसेस हो रही है, मीन्स ये प्रोसेस चल रही है, तो इसलिए हमने बीइंग का यूज किया यहाँ पे। आज तुम सुंदर लग रही हो, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। स्टूडेंट, दैट सेंटेंस यू यूज इन योर मदर टीचर, फॉर योर मदर टीचर्स। ओके, जब कोई प्रॉपरली ड्रेसअप होती हैं तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। एल्डर सिस्टर को भी इस तरह से बोल सकते हैं, तुमने मेरी बहुत मदद की, यू हेल्प मी ए लॉट। आप किसी प्रॉब्लम में और कोई आपका फ्रेंड या मदर फादर जो है आपकी हेल्प करते हैं तो आप उसको इस तरह से थैंक यू कर सकते हैं, यू हेल्प मी ए लॉट। नेक्स्ट वन इज तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। जनरली ये क्वेश्चन आपके घर कोई गेस्ट आता है या कोई भी जैसे आप जिससे फर्स्ट टाइम इंट्रैक्शन करते हैं तो इस तरह के जनरली क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, इन विच क्लास यू डू यू रीड, इस तरह से। व्हाट इज योर एज, इस तरह भी बोल सकते हैं इसको, हाउ ओल्ड आर यू और व्हाट इज योर एज, दोनों सेम सेंटेंसेज हैं। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। सम टाइम आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, वो आप उसको विदा कर रहे हैं तो आप उससे बोलते हैं सी यू अगेन, मीन्स फिर मिलेंगे। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो या कुछ आपस में मन में बड़बड़ा रहे हो, आपसे कोई पूछते हैं क्या हुआ, तो आप रिप्लाई कर सकते हो नथिंग एल्स, कुछ नहीं। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। ओके, तो इसमें इस तरह से जैसे कोई आता है या मदर या फादर है कहीं जा रहे हैं, व्हीकल घर पे नहीं है, तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ विल यू गो, कि आप या तुम कैसे जाओगे। ओके, तो स्टूडेंट ये सेंटेंसेज है जो आपको अपने
डेली रूटीन में यूज करने हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कब यूज करना है। ओके, और आप अपने जो यंगर सिस्टर और ब्रदर है उनको भी इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में स्पीक करके बता सकते हैं। ओके, Student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer. Here class is 6 to 8 and today's topic is MS PowerPoint. Student, in previous video we completed 39 question and next question is 40. What is text formatting? Student, text formatting का मतलब होता है किसी भी प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स होती हैं उसमें कोई टेक्स्ट हमने राइट किया, उसका कलर चेंज करना, साइज चेंज करना है और उसके फॉन्ट के टाइप को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ टू मेक ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। फर्स्ट आप ओपन करेंगे पावर पॉइंट को, देन सेलेक्ट न्यू स्लाइड and write the content in that slide and then complete the slide, then select again new slide and go to home menu bar। न्यू स्लाइड के लिए हमें किस पे जाना है, होम मेन्यू बार पे, और फिर उसके बाद जो न्यू स्लाइड है वो हम नेक्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अगेन उसमें कंटेंट राइट करेंगे और फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। जितनी आपको स्लाइड बनानी है आप बना सकते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन इजीली बन जाएगी। नाउ आई गिव यू ए टॉपिक टू मेक ए प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप अपने स्कूल पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किसी अदर कंप्यूटर सिस्टम पे, इंटरनेट पे, इस तरह से। अगर आपको जो प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर की है उसमें आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप डिजाइन मेन्यू बार में जाएंगे और आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन योर स्कूल, माई स्कूल, लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्लाइड होगी प्रेजेंटेशन की, उसमें यू हैव टू राइट योर स्कूल नेम ऑफ द स्कूल एंड लोकेशन, मीन्स उसका एड्रेस की कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको इस तरह से राइट करना है। ओके, यू राइट लाइक दैट MLP ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड अदर वन इज, इस तरह से राइट कर सकते हो माई स्कूल MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपको स्लाइड में जो है टेक्स्ट राइट करना है। इफ यू वांट टू चेंज एनी कलर यू कैन इजीली चेंज द कलर बाय क्लिकिंग ऑन होम मेन्यू बार एंड सेलेक्ट एनी कलर्स एंड टाइप ऑफ फॉन्ट। ओके, व्हेन यू मेक योर स्कूल प्रेजेंटेशन you can add the following points. First one is name of school, next one is facilities in your school, branches of your school, culture, activity, result of my school। नेम में आपको अपने स्कूल का नेम राइट करना है। फैसिलिटी मीन्स आपके स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटी है, फॉर एग्जांपल AC बसेज एंड वाटर कूलर फैसिलिटी, लाइक दैट। ओके, एंड बिग प्लेग्राउंड, इस तरह से आप अपने स्कूल की फैसिलिटी राइट कर सकते हैं। ब्रांचेज ऑफ माई स्कूल, इसमें आप अपने स्कूल में जितनी भी ब्रांचेज हैं, MLP वर्ल्ड स्कूल तिजारा, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा एंड MLP सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेश्वरी, तो इस तरह से आप अपने स्कूल की ब्रांच को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटी में आपके स्कूल में जो जो एक्टिविटीज होती है, फॉर एग्जांपल ड्राइंग, पेंटिंग, कॉम्पिटिशन्स, ये राइट कर सकते हैं आप। कॉम्पिटिशन्स के लिए एकेडमिक एक्टिविटी आएगी और यहाँ पे कल्चर में आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में आएगा। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट ऑफ माई स्कूल, आपके स्कूल का रिजल्ट किस तरह का आता है आप उसमें इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग, और जो फोटोज वगैरह होती हैं चिल्ड्रंस की, इस तरह के पैम्पलेट भी लगा सकते हैं आप इसमें। ओके, और जो कल्चर एक्टिविटी इसमें भी डांस वगैरह की जो फोटोज है वो पेस्ट कर सकते हैं। ओके, स्लाइड में। स्टूडेंट, इफ यू वांट टू चेंज योर टॉपिक यू कैन मेक प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में आपको टॉपिक्स लेने, डेफिनेशंस, फुल फॉर्म, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, इन सभी को एक्सप्लेन करना है एक 1 by 1 स्लाइड में। एप्लीकेशंस मीन उसके यूज कहाँ है, डिवाइसेस कौन कौन सी है। नेक्स्ट में आपके पास इंटरनेट में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस कंपनी ने उसको डेवलपमेंट किया था उसका नेम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है उसकी, सर्विसेज क्या है, और ISP जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर करने वाले उनके नेम राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास ऑप्शंस है कि आप इन तीनों टॉपिक में से किसी एक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में
इस तरह का क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। व्हाट इज पावर पॉइंट एंड मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको कोई भी टॉपिक गिवन होगा, आप उसमें 5 स्लाइड या 6 स्लाइड जितनी आप बना सकते हो उतनी स्लाइड बनानी है आपको प्रेजेंटेशन के लिए। जो स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए तो मे बी प्रॉब्लम ना हो, बट जो न्यू स्टूडेंट है और 6 क्लास के जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, तो उनको अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक में भी जो है बनानी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। A very delightful morning to all my dear student of class 6. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are doing the revision work of our SA1 exam syllabus. So to continue that, we are going to discuss chapter 3rd, fiber to fabric. In our previous video, we have done its summary. Now we are going to do its exercise revision. So let's start it. स्टूडेंट, दिस वॉज योर टुडेज होमवर्क। ये आपका होमवर्क था, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। सो सी द आंसर ऑफ यस्टरडेज होमवर्क। द थिन स्ट्रैंड दैट मेक अप अ yarn आर कॉल्ड फाइबर। ओके, जो थिन स्ट्रैंड से जिनसे हम yarn बना सकते हैं उन्हें हम फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल, ये केमिकल से मिलते हैं। yarn कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक बाय वीविंग एंड निटिंग। वीविंग और निटिंग दो प्रोसेस है जिनके थ्रू हम yarn को फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जूट, कॉटन, जो प्लांट फाइबर है उनमें से कोई सा भी एक मेंशन कर सकते हो आप। सिंथेटिक फाइबर आर इजी टू वॉश, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो वॉश करने में इजी होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज योर टुडेज वर्क फॉर द एक्सरसाइज। इन दिस यू हैव टू डू द रिविजन of exercise. Okay, first is related to the MCQs. The tick the correct options हैं आपके। which of the following is a natural fiber, इसमें से natural fiber कौन सा है? तो ऑप्शंस में आपको डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। राइट आंसर है स्टूडेंट कॉटन। ओके, जो कॉटन है हमारा नेचुरल फाइबर होता है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हमें किससे मिलते हैं? सिंथेटिक फाइबर वी गेट इट फ्रॉम द केमिकल्स। नेक्स्ट है रेटिंग इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन फाइबर्स ऑफ, जो रेटिंग है आपका वो किस प्रोसेस में यूज होता है? मीन्स कौन सा ऐसा प्रोसेस, मतलब जो स्टूडेंट रेटिंग है आपका किस प्रोसेस के लिए यूज होता है? मतलब इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट के लिए होता है। ओके, जो जूट प्लांट है उसमें रेटिंग प्रोसेस होता है। विच ऑफ दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट कॉटन फ्रॉम सीड्स, तो कॉटन को सीड से रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का यूज होता है स्टूडेंट? इट इज गिनिंग प्रोसेस का यूज होता है कॉटन बॉल्स को सेपरेट करने के लिए जूट से। नेक्स्ट है आपका लिनन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो लिनन है, लिनन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? लिनन किस प्लांट से ऑब्टेन होता है स्टूडेंट? फ्लैक्स प्लांट से लिनन मिलता है। नाउ दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड हैंडलूम्स। हैंड ऑपरेटेड, जो हाथ से चलाए जाने वाली मशीन्स होती हैं उन्हें हम हैंडलूम्स बोलते हैं। इन द एंशिएंट टाइम पीपल यूज डैश एंड डैश टू कवर देयर बॉडीज, जो एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम पे लोग जो है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे। सो दीज वर द लीव्स एंड एनिमल स्किन, ये दो चीजें यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर अप करने के लिए। नेक्स्ट है आपका डैश एंड डैश आर द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स जो क्या क्या होते हैं? नायलॉन एंड रेयन, ये जो है हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ओके, नायलॉन एंड रेयन जो है हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप्स, शीप की बॉडी से जो है वो शेयरिंग करके हम वूल को रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्रिलिक इज सिंथेटिक लाइटवेट वार्म फाइबर सिमिलर टू वूल। एक्रिलिक जो है वो सिंथेटिक लाइटवेट वार्म फाइबर होता है जो वूल से मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट, वंस अगेन हैव अ लुक ऑन ऑल द आंसर्स ऑफ दिस MCQs.
ये आपके MCQs हैं स्टूडेंट. Okay, now these are your fill in the blanks. Now we will do the true false. So student, we have done our fill ups and cues of this chapter. Now we are going to do the true false and matchups. Okay, true false में you have to write T for true statement and F for false statement. First one is jute is synthetic fiber. देखिए jute जो है synthetic fiber है. No student, synthetic नहीं, it is natural fiber because directly हमें plant से मिलता है. Synthetic chemicals prepared होते हैं, so that's why it is false. Jute is popularly known as the golden fiber. Yes student, jute को golden fiber बोला जाता है because of its brown color, so that's why it is true. लिनेन एंड हेम्प आर एनिमल फाइबर. जो लिनेन होते हैं और हेम्प होते हैं दे आर एनिमल फाइबर. नो स्टूडेंट, दे आर द प्लांट फाइबर, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. रेटिंग इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट जूट फाइबर. जो रेटिंग है वो जूट फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, यस रेटिंग प्रोसेस जूट फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल. यस स्टूडेंट, कॉटन को ग्रो किया जाता है ब्लैक सॉइल में, सो दिस इज ट्रू. हियर वी हैव डन अवर ट्रू फॉल्स. नाउ मूव टू द मैचअप्स. Matchups में student you have to match column A with column B. Total 6 are there. First one is cotton. Cotton will go through ginning because cotton में ginning process होता है. ginning से जिसमें हम cotton को seeds को वो निकालते हैं, मतलब उसमें से remove करते हैं. Okay. Next is सीड से मतलब कॉटन बॉल को रिमूव करते हैं. नेक्स्ट है क्वायर. क्वायर जो है स्टूडेंट कोकोनट होता है, उसका जो ऊपर का ब्राउन कलर का मटेरियल होता है उसे हम क्वायर बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई इट विल गो थ्रू कोकोनट से मैच होगा. थर्ड है आपका वूल. वूल इज वी गेट वूल फ्रॉम द शीप्स बॉडी, शीप्स फ्लीस, सो दैट्स व्हाई इट विल मैच अप विद डी पार्ट दैट इज शीप. फोर्थ है आपका सिल्क. सिल्क विल गो थ्रू silkworm because we get silk from the silkworm. नेक्स्ट है आपका लिनन. लिनन विल गो थ्रू फ्लैक्स बिकॉज लिनन जो है वो हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलता है एंड फ्लैक्स इज अ प्लांट, मतलब ये लिनन प्लांट फाइबर है. ओके, सो नेक्स्ट है आपका नायलॉन. नायलॉन विल गो थ्रू सिंथेटिक फाइबर बिकॉज नायलॉन जो है वो फर्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर है जो कि न्यूयॉर्क और लंदन में बना था, सो दैट्स व्हाई इट इज नायलॉन. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, NYLON नायलॉन. तो okay, it will go through the synthetic fiber. So we have done our true false. See, you can see it again, true false and matchups. Now see student, these are the one word answers for the following. फर्स्ट वन इज फाइबर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. फाइबर जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाया जाता है. राइट आंसर इज सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर इज मेड बाय द ह्यूमन बींग्स एंड केमिकली यूज होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. फाइबर से बनने मतलब यार्न बनाना, ठीक है, फाइबर रेशे से यार्न बनाना, एक रस्सी जो आप रील की गिट्टी बोलते हैं, लाइक दैट. ओके, सो दैट इज ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग, SPINNING. स्पिनिंग प्रोसेस से होता है. प्रोसेस बाय विच फैब्रिक इज मेड यूजिंग लूम्स. लूम्स को यूज करके, जो मशीन्स वगैरह को यूज करके फैब्रिक बनाया जाता है. तो इट इज डन बाय द प्रोसेस वीविंग बोलते हैं उस प्रोसेस को हम. सॉइल इन विच कॉटन ग्रोज. वो सॉइल जिसमें से कॉटन को ग्रो किया जाता है. तो ऑप्शंस आंसर इज ब्लैक और एलुवियल. ब्लैक और एलुवियल सॉइल की हेल्प से हम कॉटन को ग्रो कर सकते हैं, उसी फील्ड में मतलब वो ग्रो होती है. फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम इंसेक्ट. इंसेक्ट से मिलने वाला फाइबर आप इट इज वेरी इजी. सिल्क. सिल्क ही एक ऐसा फाइबर है जो हमें सिल्क इंसेक्ट से मिलता है. Okay, so we have done our one word answers. That's all for today's class. Take care. Goodbye student, and you must have to revise this for your S7 exam preparation. That's all.